हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 2 अप्रैल के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कल यानी कि 1 अप्रैल को भी हमने द हिंदू हमारा मिस आउट हो गया था, तो उसको भी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। एज वी ऑल नो वी आर अप्रोचिंग CUET UG एग्जामिनेशन, तो इसकी वजह से शेड्यूल थोड़ा हैक्टिक है। सो हम कोशिश करेंगे कि भले ही हम डेली ना कर पाएँ हिंदू एनालिसिस, अगर नहीं भी कर पाएंगे तो हम जो एक रिवाइंड, जैसे हम 1 और 2 अप्रैल का साथ साथ कर रहे हैं, तो इस तरह हम साथ साथ द हिंदू को करते रहेंगे। बट आफ्टर CUET UG एग्जामिनेशन हम प्रॉपर वे में डे बाय डे द हिंदू एनालिसिस करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे is from India-China relation, which is Xi Jinping calls for elephant dragon duet on 65th anniversary of ties between India and China। 75th, ठीक है। तो इंडिया और चाइना ईयर 2025 में सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। एज वी ऑल नो चाइना एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। मोनार्की हुआ करती थी, देन डेमोक्रेसी आई, उसके बाद एक कम्युनिस्ट सरकार आई। तो चाइना का जो इंडिपेंडेंस है वो हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है। बट एज पर द करंट पार्टी रिजीम CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रिजीम, ये लोग कहते हैं कि हमें जो ओरिजिनल इंडिपेंडेंस है वो मिली है 1949 में। ठीक है, इससे पहले भी इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के रिलेशन हुआ करते थे चाइना के साथ में, जब रिपब्लिक ऑफ चाइना होता था। आज चाइना को किस नाम से जानते हैं हम लोग? PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, है ना। इससे पहले जब डेमोक्रेसी होती थी तब इसे किस नाम से जाना जाता था? रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, है ना। तो एज पर द PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो रियल चाइना है वो 1949 में एस्टेब्लिश हुआ। तो हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं विद चाइना एस्टेब्लिश हुए 1950s में। तो इस हिसाब से इस साल 2025 में इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 75 ईयर हो गए, यानी कि ये 76th ईयर चल रहा है। तो 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस पे ही चाइना के जो सुप्रीम लीडर हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट भी बोला जाता है या पार्टी प्रेसिडेंट भी बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट इनके नाम है ना, बिकॉज वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा अलग है ना। तो इस वजह से कंफर्म नहीं हो पाता कि जो वहाँ का सुप्रीम लीडर है, जो टॉप नॉच पॉलिटिशियन है, उसका एक्चुअली नाम क्या है। तो कभी कभी इन्हें सुप्रीम लीडर भी बोला जाता है, कभी कभी इन्हें प्रेसिडेंट भी बोल दिया जाता है, कभी कभी इन्हें पार्टी प्रेसिडेंट भी बोल दिया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है। बहरहाल हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट बोला जाता है इन्हें। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन्होंने बोला कि जो पुरानी बातें हैं ना उनको भूल के हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडिया चाइना दोनों ही मूव ऑन करते हैं और एक एलिफेंट ड्रैगन टाइज बनाते हैं। एलिफेंट ड्रैगन डुएट। एलिफेंट मतलब इंडिया। इंडिया जाना जाता था अपने एलिफेंट्स के लिए, एंड चाइना किसके लिए जाना जाता था? अपने ड्रैगन्स के लिए। तो एलिफेंट जो है इंडिया का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इन जियो पॉलिटिक्स, एंड ड्रैगन चाइना का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो शी जिनपिंग ने कहा है कि हम जो पुराने हमारे झगड़े हैं, जो भी डिस्प्यूट है हमारे बीच में, जो वॉर हुई है, उनको भुला के एक नई स्टार्ट करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। और इस पार्टनरशिप को नाम दिया इन्होंने एलिफेंट ड्रैगन डुएट। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि अब क्या वाकई में चाइना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस चाहता है, और क्या वाकई में चाइना इंडिया का अलाई बन सकता है? तो अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर आपको ना मिलने वाला है, नो। देखो इंडिया एंड चाइना, इनका आप कंपैरिजन देखो एक बार, ठीक है। एक साथ लगभग इंडिपेंडेंट हुए एज पर PRC 1949, 1947, 1949। इनकी ग्रोथ जर्नी 1949 से ही शुरू होती है। 30 ईयर्स अगो, 30 साल पहले दोनों कंट्री एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, सेम पॉवर्टी, सेम इकोनॉमिक ग्रोथ, सेम मिलिट्री माइट। बट आज थोड़ा अंतर है। बट अगर इस दुनिया में चाइना को कोई कंपीट कर रहा है, चाइना के साथ कोई कंपटीशन कर रहा है, तो वो इंडिया है।
और इंडिया जिस रैपिड ग्रोथ से, एज वी ऑल नो, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। तो चाइना को हमेशा ये फियर रहता है कि एक दिन इंडिया चाइना को रिप्लेस कर देगा। दैट इज वाई चाइना कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया में प्रॉस्पेरिटी आए, इंडिया में जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो। ठीक है, तो इंडिया चाइना के साथ, चाइना इंडिया के साथ कभी भी नॉर्मलाइज नहीं करेगा, उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिस्प्यूट में उलझा के रखेगा। ठीक है, अगर मतलब जो सी जिनपिंग है वो बाकी में ये चाहते हैं कि एक एलिफेंट ड्रैगन डुएट बने, तो आइए बॉर्डर पे एंड जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, आपने जो हमारे लद्दाख में अक्साई चिन कब्जा के रखा है वो वापस कर दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में अपना क्लेम छोड़ दीजिए, चलिए साथ में ग्रो करते हैं। बट चाइना ऐसा करेगा? कभी भी नहीं करेगा, नेवर। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्या अक्साई चिन की जमीन इतनी ज्यादा फर्टाइल है कि चाइना को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा? नहीं, अक्साई चिन की जो जमीन है वहां पर कोई फर्टिलिटी नहीं है, वहां पर सिर्फ माउंटेन्स हैं, पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। बट क्या रहता है कि जब चाइना अपना ऑक्यूपेशन बना के रखता है उस एरिया पे, तो इंडिया को इन द फियर ज्यादा खर्च करना पड़ता है ऑन इट्स मिलिट्री। तो जो कंट्री अपनी मिलिट्री पे ज्यादा खर्च कर रहा है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है, मान लो 100 रुपीज है किसी के पास, है ना, और उसके आपने 80 रुपीज मिलिट्री की तरफ मोबिलाइज करवा दिए, बच्चे कितने उसके पास? 20 रुपीज। अब इन 20 रुपीज में से इकोनॉमी ग्रोथ करनी है ना, अगर ये डिस्प्यूट खत्म हो जाए तो 100 के 100 रुपीज इंडिया कैन यूज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कभी चाइना नहीं चाहेगा। तो इंडिया क्या करेगा? चाइना को बहुत जल्दी पीछे छोड़ देगा। दैट इज भाई चाइना खुद ही नहीं चाहता ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो इंडिया और चाइना के बीच में इनको सॉल्व करना, बिकॉज ये जो डिस्प्यूट है इंडिया को फोर्स करते हैं टू स्पेंड मोर ऑन इट्स मिलिट्री, है ना, अपनी मिलिट्री पर ज़्यादा खर्च करने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, चाइना को क्या मिल जाता है? एक एज मिल जाता है। इंडिया की जो ग्रोथ और ज़्यादा हो सकती है, रैपिड हो सकती है, उसको स्टीडी बनाए रखता है। तो चाइना, ये बेकार की बस डायलॉग बाजी है ना, एक्चुअली चाइना कभी भी नहीं चाहता है इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना। हाँ, अभी सिचुएशन ऐसी है कि डेफिनेटली चाइना चाहता है कि हम इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें, बिकॉज यूएस में एक पर्सन प्रेसिडेंट बन गया है, डोनाल्ड ट्रंप, जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, चाइना को अपना सबसे क्लोजेस्ट अलाई मानते हैं ये, है ना। दैट इज वाई इन पर सैंक्शन आने वाले हैं बहुत जल्दी। बहुत सारे सैंक्शन जब चाइना पे लग जाएंगे तो चाइना अपने जो प्रोडक्ट है वो यूएस में नहीं बेच पाएगा, महंगे हो जाएंगे क्योंकि कॉस्टली हो जाएंगे। सो चाइना को जरूरत है एक मार्केट की, और इंडिया 150 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन रखता है, तो इससे बेहतरीन मार्केट क्या हो सकता है। तो अभी जो सी जिनपिंग है, जो चाइना है, वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। दैट इज वाई चाइना चाहता है कि भाई कैसे भी करके इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन हो जाए। इंडिया और चाइना का जो ट्रेड पहले हुआ करता था, जिसमें चाइना का बहुत ज़्यादा ट्रेड सरप्लस हुआ करता था, वो पहले की तरह हो जाए। ठीक है, बट देखते हैं इंडिया किस तरह का स्टेप लेती है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को भी टारगेट कर रहे हैं ऑन द इशू ऑफ टैरिफ, तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया भी नॉर्मलाइज करना चाहेगा विद चाइना। ठीक है, चाइना, चाइना की कैपिटल अगर बात करें तो चाइना की कैपिटल क्या है? बेजिंग। अगर करेंसी की बात करें इसकी, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना, तो दो करेंसी हैं, एक इनकी एक डोमेस्टिक करेंसी है, एक इंटरनेशनल करेंसी है। तो डोमेस्टिक करेंसी का नाम है युआन, ठीक है, एंड जो इंटरनेशनल करेंसी है वो है रैन मिनबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडिया नीदरलैंड रिलेशनशिप। ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान इज अनप्रोडक्टिव सेज नीदरलैंड एफएम। तो नीदरलैंड यूरोप में कंट्री है, छोटा सा, स्मॉल बट ब्यूटीफुल कंट्री। तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो अभी ये विजिट पर है इंडिया की, इनका नाम है कैस्पर बैल्टकैम्प। तो इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं। तो जब कल एक प्रेस मीट में मीडिया वालों को जब ये उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स को जवाब दे रहे थे, तो इनसे पूछा गया कि आप इंडिया पे भी 2 अप्रैल से टैरिफ अप्लाई होने वाले हैं और आप पे भी टैरिफ अप्लाई होने वाले हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज्ड बाय यूएसए, आपका क्या सोचना है। तो इन्होंने लिटरली डोनाल्ड ट्रंप को मॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि
आप देखना कुछ समय बाद डोनाल्ड ट्रंप जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहे हैं ना, थोड़े दिनों बाद इनको खुद ही क्या कर देंगे, लिफ्ट ऑफ कर देंगे। और ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ का आइडिया है डोनाल्ड ट्रंप का, बहुत ही अनप्रोडक्टिव, ठीक है, और बहुत ही अनसक्सेसफुल प्रूव होगा बाय द टाइम। इसके फेवर में इन्होंने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट भी दिए। उन्होंने कहा कि कैसे अनप्रोडक्टिव होगा। उन्होंने कहा देखो, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है कि जितना टैरिफ सामने वाला कंट्री हम पे लगाएगा उतनी ही टैरिफ हम उस पे लगा लेंगे। मान लो इंडिया यूएसए के प्रोडक्ट पे 10% का टैरिफ लगाता है, ओके, और यूएसए अभी तक कोई टैरिफ नहीं लगा रहा था। अब 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है यूएसए का, वो इंडिया में आके कितने का हो जाता था, 110 रुपीज का हो जाता था। बट इंडिया का जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है वो यूएसए में 100 रुपए का ही रहता था, ठीक है। तो यूएसए कह रहा था भाई यही तो अनफेयर है, हमारी 100 रुपए की जो चीज़ है वो आपके यहाँ पे 110 रुपए की हो जाती है। दैट इज भाई हमारी प्रोडक्ट को ये खरीदता नहीं है, महंगे हो जाते हैं, और हम आपके प्रोडक्ट पे कोई टैरिफ नहीं लगाते हैं, एंड आपके प्रोडक्ट हमारे इंडिया में, हमारे यूएसए में फ्रीली इधर से उधर क्या होते हैं, ट्रांजैक्ट होते हो, सेल और परचेज किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हम आप पे भी, जो अगर इंडिया ने हम पे 10% टैरिफ लगाए हुए हैं तो हम इंडिया पे भी 10% टैरिफ लगा देंगे, ताकि इंडिया का जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है वो 110 रुपीज का हो जाए, बराबर बराबर हो जाएगा। तो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसमें कुछ अनफेयर नहीं है, हम एक फेयर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को काउंटर किया है नेदरलैंड के फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर सॉरी, कैस्पर बेल्टकैम्प ने, ठीक है। तो इनका कहना है कि देखो, वहां पर जो लोग इंडिया, यूरोप, चाइना के प्रोडक्ट पहले से कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या लग चुकी है, इन सब की आदत लग चुकी है, हैबिट हो चुकी है। अब मान लो इंडिया से अगर कोई भी प्रोडक्ट जाता है, लाइक पोटैटो जाता है, ठीक है, यूएसए वाले पोटैटो खा रहे हैं सालों से, ठीक है, जब से इंडिया जीरो टैरिफ पे ये सब चीजें सप्लाई कर रहा है। अब यूएसए के लोग हैबिचुअल हो चुके हैं टू ईट पोटैटो। अब जब यूएसए इन पर टैरिफ लगाएगा, तो मान लो ये 10 रुपए केजी थे, अगर इन पर 2% का टैरिफ लगा दिया, ठीक है, तो कितने रुपए के हो जाएंगे, ये 12 रुपए के हो जाएंगे, 12 या 11 जो भी है, पहले से महंगे हो जाएंगे। इससे क्या होगा, यूएसए के लोग पोटैटो खाना छोड़ देंगे? नहीं, यूएसए के लोग पोटैटो तो परचेज करेंगे बट ज्यादा कीमत पे। और इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, यूएसए जब सारे यूरोप के प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा दिया, इंडिया के प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा दिया, एंड चाइना के प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा दिया, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके रिजल्ट से ऐसा नहीं होगा कि यूएस के लोग परचेज करना छोड़ देंगे, ये आइटम परचेज करेंगे बट ज्यादा रेट पे। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यूएसए में इन्फ्लेशन आ जाएगी। बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हो जाएगा, और इसका जो नेगेटिव रिजल्ट यूएसए को ही क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। यह कहना है नेदरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर का, और बिल्कुल ठीक है ना। अब जैसे क्या है, हमारे यहाँ पे चाइना से हम बहुत सारा सामान परचेज करते हैं, है ना, बहुत सारा सामान परचेज करते हैं। चाइना हमारे यहाँ पे लिटरली बहुत सारी चीज़ों की डंपिंग करता है। डंपिंग मतलब बहुत सारी चीज़ों को जानबूझ के किसी कंट्री में डाल देना, डंप कर देना होता है। अब क्या होता है कि हम इन चीज़ों को रोकने के लिए, इंपोर्ट रोकने के लिए, डंपिंग रोकने के लिए, हम इन पर क्या इंपोज करते हैं, टैरिफ या ड्यूटी, जो भी है, टैक्स कहना हो टैक्स कह लो। तो जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो इंडिया में आके महंगे हो जाते हैं। 100 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट है और हमने 20% की ड्यूटी लगा दी तो 120 रुपीज का हो जाता है ये प्रोडक्ट। बट क्या इंडिया के लोगों ने परचेज करना बंद कर दिया, है ना। जितने भी मोस्ट कॉमनली अगर आप गैजेट्स की बात करो, टैबलेट्स की बात करो, आप ईयरफोन की बात करो, फोन्स की बात करो, मोस्ट ऑफ चीज़ें चाइना में ही प्रोड्यूस होती हैं, है ना। अब हम इन पे ड्यूटी लगाते हैं तो क्या होता है, इनका प्राइस हाइक कर जाता है। बट इंडियन लोगों ने परचेज करना छोड़ दिया, तो आंसर है नो। तो चाइना को कोई घाटा हुआ, चाइना का तो उल्टा आपने फायदा करा दिया, है ना। नुकसान किसका हुआ, इंडियन सिटीजन का, क्योंकि जिस चीज के लिए उसे पहले 100 रुपए पे करने पड़ रहे थे, नाउ ही हैज टू पे, ही और सी हैज टू पे 20 रुपीज मोर फॉर द सेम प्रोडक्ट। ओके, तो ये रिजल्ट निकल के आता है। और उन्होंने
यही यूएसए के बारे में बोला है, जो नीदरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर है, कि आप रुकिए, लगाने दीजिए टैरिफ, और ये जो टैरिफ्स हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, ये बैकफायर कर जाएंगे ओवर डोनाल्ड ट्रंप, रिग्रेट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल बात है, और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं साल 2 साल में। चलिए चलते चलते जान लेते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप का एक कंट्री, कैपिटल क्या है इसकी, एम्स्टर्डम। ठीक है, करेंसी कौन सी इस्तेमाल करते हैं, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो यूरो यूज करते हैं एज ए करेंसी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड पर हमारी जो एविएशन कंपनी है, सरकारी एविएशन कंपनी है, जो बहुत सारे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर बनाती है, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए बहुत सारा सामान बनाती है, उस पर एक यूएस के मीडिया आइलेट जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम, इसने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। इन्होंने बोला, न्यूयॉर्क टाइम ने, कि रशिया, जिस पर दुनिया ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, यूरोप ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, यूएसए ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, बिकॉज द कंट्री इज इंडल्ज इन ए वॉर विद यूक्रेन, यूक्रेन के साथ वॉर में इंडल्ज है ये, दैट इज वाई इन पे सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, उन्होंने रशिया को बहुत सारे जो पार्ट हैं, टेक्नोलॉजी, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, ये सप्लाई की है। और ऐसा नहीं है कि अपनी टेक्नोलॉजी सप्लाई की है, इंडिया ने ब्रिटेन से वो टेक्नोलॉजी परचेज करी, लेट्स सपोज, ठीक है, ब्रिटेन ने बैन कर दिया है, एक सिनेरियो हम लोग कंसीडर करते हैं, ब्रिटेन ने रशिया को बैन कर दिया कि हम इनको कोई भी टेक्नोलॉजी या कुछ भी नहीं बेचेंगे, है ना। अब इंडिया की कंपनी है हॉल, इसने ब्रिटेन से वो टेक्नोलॉजी क्या करी, परचेज करी, है ना, क्योंकि इंडिया एक हॉस्टाइल कंट्री नहीं था, दैट इज वाई ब्रिटेन की कंपनियों ने ये टेक्नोलॉजी दे दी। हॉल ने यही टेक्नोलॉजी किसके साथ शेयर कर दी, रशिया के साथ शेयर कर दी। ये मानना है न्यूयॉर्क टाइम का। तो इन्हीं क्लेम्स को रिजेक्ट किया है गवर्नमेंट ने कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप इंडिया यूएस के रिलेशंस को, यूएसए के रिलेशंस को डेंट कर रहे हो, एंड हमारी एक जो प्रेस्टिजियस कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एविएशन कंपनी इन इंडिया, उसकी इमेज को भी बहुत ज़्यादा डेंट कर रहे हो। तो आपके द्वारा जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लिटरली फटकार लगाई है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने, ठीक है। तो बाकी ये प्रोपेगेंडा आपको चलता दिखाई देता रहेगा कि कहीं किसी की रिपोर्ट आ गई, कहीं किसी की रिपोर्ट आ गई। इंडिया को टारगेट करना एक प्राइम टारगेट रहता है, जो यूएसए और वेस्ट की जो डीप स्टेट है ना। ये एक कुछ नहीं था, ये इंडिया ब्रिटेन के जो रिलेशन है, इंडिया इंग्लैंड के जो रिलेशन है, उनको डेंट करने की कोशिश थी। इसके अलावा ये न्यूज आउटलेट कहाँ से बिलोंग करता है, यूएसए से, तो इंडिया यूएस के रिलेशंस को डेंट करने की एक बेकार कोशिश थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउस पैनल सजेस्ट रेजिंग क्रीमी लेयर लिमिट फ्रॉम ₹8 लाख, ठीक है। अब पार्लियामेंट का एक हाउस पैनल, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है, ए पार्लियामेंट्री कमेटी लुकिंग इनटू द वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ट्यूसडे said it was the need of hour to raise the 8 lakh income limit to the fixed creamy layer within the community, saying this ceiling set more than 7 years ago was low and covered on a small segment of OBC। इन्होंने कहा कि ये जो लिमिट है ना, अब इसकी वजह से, क्रीमी लेयर क्या होती है, बेसिकली क्या था कि शुरुआत में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, इन्फोर्स हुआ, तो जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 2 कम्युनिटीज को दिया गया। फर्स्ट वन इज शेड्यूल कास्ट और सेकेंड वन इज शेड्यूल ट्राइब। इन दोनों को रिजर्वेशन मिलता था, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। लेटर ऑन 1990s में मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट, जिसमें बैकवर्ड लोगों को भी रिजर्वेशन देने की बात की गई, तो बैकवर्ड लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया। एंड प्रॉब्लम ये आई कि देखो हर कोई बैकवर्ड है ना। कुछ लोगों ने कास्ट के हिसाब से बैकवर्ड होता था ना, तो उन्होंने कहा कुछ कास्ट ऐसी हैं जो दिखती तो है बैकवर्ड बट है नहीं, तो इसको लेके एक पर्सन, इंदिरा साहनी, कोर्ट पहुंच गई, जहां पर कोर्ट ने कहा कि एक क्रीमी लेयर बनाई जाएगी ओबीसी के लिए, लाइक
पहले ये लिमिट कितनी सेट की गई थी, 1 लाख रुपए सेट की गई थी। अब 1 लाख क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन, जो भी फैमिली 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रही है, ठीक है, उसको रिजर्वेशन का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, यानी कि उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, बाय द टाइम फिर 3 लाख पे ले जाएगी लिमिट, 4 लाख पे ले जाएगी, 6 लाख पे ले जाएगी, 8 लाख पे ले जाएगी, और अब इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की मांग हो रही है। उन्होंने कहा देखो यार, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अगर 6 लाख 8 लाख कमाने वाला पर्सन, आप उसे लोअर मिडिल क्लास ही क्या करें, कंसीडर करें, उसे हम अपर मिडिल क्लास कंसीडर नहीं कर सकते, या फिर इस सिचुएशन में कंसीडर नहीं कर सकते कि उसे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस ऐसे लोगों को भी रिजर्वेशन की जरूरत है। दैट इज वाई हम डिमांड करते हैं कि जो ओबीसी के लिए जो क्रीमी लेयर है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये रहा 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं हम फिर 3 अप्रैल के द हिंदू एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।